जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर, आपके उस प्लेटफॉर्म पर जो आपको निरंतर समसामयिक घटनाओं, करंट अफेयर्स में घटित होने वाले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ आपको जोड़कर रखता है। तो इसी के साथ ही आज जो हम एक टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक आपके सामने स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है कि नेपाल को चीन ने धमकाया, तोड़े भारत से रिश्ता। यानी कहीं ना कहीं इशारों में इस बार चीन ने नेपाल को ये इशारा कर दिया है, एक तरीके से धमका दिया है, बता दिया है कि उसको जो है भारत से रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। भाई ऐसा क्यों करना पड़ेगा, ऐसी क्या बात कही चीन ने, या अगर हम देखें तो चीन को ऐसा कहने पर या करने के लिए मजबूर करने वाली वो परिस्थितियां कौन सी रही। काहे कि चीन अभी बौखलाया हुआ है, बहुत सी घटनाओं को लेकर बौखलाया हुआ है। जहां वो कुछ करने की कोशिश करता है, भारत हो, अमेरिका हो या अन्य कुछ ऐसे देश जो चीन की आक्रामक नीति से परेशान है, वो उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। तो वह घटनाओं को लेते हुए कहीं ना कहीं बेचारा नेपाल जो है फंस गया है। बिल्कुल अब नेपाल भी वैसे ही फंस गया है जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका फंस गए हैं। अब वो कैसे फंसे हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना जो कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि भाई फर्स्ट बैच हमारा हाउसफुल हो चुका है। गुरुकुल का गुरुकुल 2.0 शुरू हो चुका है, होगा आपके बैच जो स्टार्ट, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। बैच स्टार्ट होंगे कब से? 3 जुलाई से बैच स्टार्ट होंगे और इसमें जो है 100 छात्रों के लिए सीट रखी गई है। पहले आओ पहले पाओ का कंसेप्ट है। क्लासरूम प्रोग्राम है, मेंटरशिप जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी के लिए। अगर आप यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, आपके पास एक अच्छी गाइडेंस नहीं है, एक अच्छे मार्गदर्शक नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रारंभिक परीक्षा भी अटक जाती है। जैसा कि अभी आपने 2023 की प्रारंभिक परीक्षा से इस बात को देख लिया होगा। अगर कोई अच्छा कैंडिडेट है जो चाहता है कि उसकी परीक्षा निकल जाए, प्रारंभिक परीक्षा निकले, मेंस भी निकले, मुख्य परीक्षा भी निकले और साक्षात्कार में भी वह अच्छे अंक अर्जित करे, तो उसे सबसे पहले सीख लेनी चाहिए 2023 के प्रारंभिक परीक्षा से किस तरह से परीक्षा के प्रश्नों को डिजाइन किया जा रहा है, निर्मित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो इस सब चीज की गाइडेंस के लिए मेंटरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लासरूम प्रोग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके साथ साथ आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा, उसको रिवीजन करने के लिए आपके लिए लाइब्रेरी की सुविधाएं बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मेंटरशिप, यानी कि एक अच्छे मार्गदर्शक आपके पास होने चाहिए जो आपको गाइड करें कि आपको किस दिशा में चलना है, कहाँ जाना है और कितने अंक किस विषय में अर्जित करके आप परीक्षा को पास कर सकते हैं और अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को गुरुकुल नाम दिया गया और ये नाम अपने आप में एक यूनिक नाम है, एक अतुल्य नाम है जो कि अपने नाम की तरह ही इस बैच को भी डिजाइन किया गया है। यानी कि पूरी तरह से एक गुरुकुल में एक अपने गुरु के सानिध्य में रहकर जो चीज़ें हम सीख पाते हैं वो कहीं और नहीं सीख पाते हैं। तो इस गुरुकुल के द्रोणाचार्य, प्रमुख आचार्य के रूप में ओजांग सर आपके साथ रहेंगे हमेशा। आप इनके सानिध्य में रहकर अपने जीवन को बहुत ही अच्छा, उच्च और अपने आप को, अपनी परीक्षा को पास करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। इसके साथ ही मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप सभी लोगों को, जो लोग चाहते हैं वाकई में ही अपने आप को प्रिपेयर रखना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, यूपीएससी की परीक्षा को, जो भारत की सबसे कठिनतम परीक्षा है, उस पर अपना फतेह हासिल कर लेना, वो जरूर इस बैच को ज्वाइन करें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर एक बार फिर से कि जो हमारा टॉपिक है वो कहता है कि भाई नेपाल क्या समाचारों में रहा। पहले समाचार जो समाचार आया वो क्या आया भाई? वो समाचार ये आया कि जो नेपाल के नेशनल असेंबली है उसके एगो स्पीकर है ना, जैसे हमारे संसद के लोकसभा के स्पीकर सब होते हैं, वैसे ये नेपाल के नेशनल असेंबली है, उनका भी एगो स्पीकर है। और वो स्पीकर को चीन के ने भारत के बारे में बहुत सी बातों को कहा, बहुत सी बातें कही।
यानी कि इशारों इशारों में कहा कि छोड़ दो उनका हाथ, पकड़ लो हमारा हाथ। तो भाई इनका हाथ पकड़ना जो है बहुत ही खतरनाक हो सकता है, वो कैसे होगा आगे दिखाएंगे। और उसका दर्शन भी होने शुरू हो गए, वो लक्षण भी दिखने शुरू हो गए हैं। तो फिलहाल ये नेपाल के नेशनल असेंबली के कौन है, ये नेपाल के नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं जिनका नाम है गणेश प्रसाद तिमिल सीना। गणेश प्रसाद तिमिल सीना इनका नाम है। तो चीन ने भारत के बारे में जो बातें कही हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही ये जो अभी हाथ मिला रहे हैं, ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो कि चीन में है, उसकी स्थायी कमेटी के चेयरमैन हैं जिनका नाम है चाओ लेजी। तो इनकी मीटिंग हुई और इस मीटिंग में चाइना ने नेपाल को कहीं ना कहीं अपने इशारों वाली बातों में बहुत कुछ कह दिया। और उसी से ही हमने अनुमान लगाया, और ये अनुमान विश्व स्तर पर लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं नेपाल भी जो है पाकिस्तान श्रीलंका की तरह कहीं चाइना के चंगुल में फंस तो नहीं गया है, उसके पंजे में फंस तो नहीं गया है। अगर भैया ऐसा फंस गया है तो दिक्कत होने वाली है नेपाल के साथ, और नेपाल फिर से भारत की ओर आएगा। तो इससे पहले आगे बढ़े हम देख लेते हैं नेपाल जो है एक बफर स्टेट की तरह काम करता है, शॉक ऑब्जर्वर की तरह। किसके बीच? चाइना और इंडिया के बीच, भारत के बीच एक बफर स्टेट है। कौन? नेपाल जो है एक बफर स्टेट है, यानी कि युद्ध वगैरह की स्थिति में कोई घटना, इतना बॉर्डर जो है हमारा नेपाल के साथ, वो हम सुरक्षित बॉर्डर के रूप में देखते हैं। काहे कि भैया नेपाल वाला बिहार आ जाता है, यूपी आ जाता है, यूपी वाला सब बिहार वाला सब नेपाल चला जाता है घूमने फिरने। ऐसा ही है जो है मूढ़ी कचरी खाने चला जाता है, सब होने के लोग सब मूढ़ी कचरी खाने यहाँ आ जाता है। तो ये सब चीज़ जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि कहें तो रोटी बेटी वाला रिश्ता है, रोटी बेटी वाला रिश्ता है। हम कैसे कह रहे हैं कि भाई ये रिश्ता आज का नहीं है नेपाल के साथ, ये रिश्ता बहुत पुराना है। कब का रिश्ता है? ये रामायण काल का रिश्ता है, रामायण काल का रिश्ता है। भैया राम जी अयोध्या से कहाँ गए थे? जनकपुर गए थे ना, जनकपुर गए थे। जनकपुर में ही तो सीता मैया थी, सीता मैया से विवाह करने कहाँ गए थे? जनकपुर गए थे। और जनकपुर कहाँ है? ये आज का नेपाल में है। तो एक ऐसा रिश्ता जो सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ है, हमरे राम जी के ससुराल है वहाँ, है ना। तो जब हम इस बात को देखते हैं तो हम कैसे नेपाल भारत से रिश्ता तोड़ सकता है? खाली नेताओं के बोलने से थोड़ा ही ना होता है, नेता लोग थोड़ी ना भगवान हो सकता है। अब यहाँ पर जनता भी क्या कहती है वो भी तो सुनना पड़ेगा। तो यहाँ नेपाल का जो स्थिति है और भारत के बीच नेपाल की जो बाउंडिंग है वो अपने आप में यूनिक है, ऐसा किसी देश के साथ नहीं। दक्षिण में बेशक श्रीलंका है, श्रीलंका भी रामायण काल से संबंध रखता है, लेकिन जो संबंध भारत और नेपाल के बीच में है वह संबंध अन्य किसी देश के साथ हमें देखने को भारत का नहीं मिलता है, क्योंकि ये संबंध एक सांस्कृतिक भावनात्मक संबंध है जो हमें इनके बीच देखने को मिलता है। तो आज चाइना एगो आता है यहाँ से मुंह उठा के और कहता है कि भाई तुम लोग छोड़ दो, और यो सबसे बड़ा चोट्टा है। काहे कि तो यहाँ पर रहने वाला जो तिब्बती लोग था, तिब्बत देश था, उसको हड़पा हुआ है, और आज कह रहा है कि भाई ये नेपाल को जो है छोड़ देना चाहिए इंडिया का साथ। तो ये जो तिब्बत है इसको लेकर चाइना भी डरा हुआ है। काहे कि इंडिया और अमेरिका लगातार तिब्बत को रिकॉग्नाइज करते रहे हैं, उनका समर्थन करते रहे हैं। इसी के साथ अगर आगे देखें तो यहाँ इसके डर का कारण क्या है कि नेपाल में भारत और अमेरिका की जो गतिविधि है वह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या हो गई है? बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से चीन बहुत घबराया हुआ है, डर रहा है, कांप रहा है। कहे कि अमेरिका जैसी विश्व की जो एक महाशक्ति है वो दिलचस्पी दिखा रही है किसमें? नेपाल में। और भारत का तो नेपाल के साथ संबंध है ही है, अब का नहीं, बहुत पुराना संबंध है। तो इस बारे में नेपाल को उसने चिताया है कि भाई इनसे ज़्यादा रिश्ता मत रखिए। कौन चिता रहा है? ये चीन चिता रहा है, चाइना चिता रहा है। जो पाकिस्तान के चाचा हैं चाइना, ये चिता रहे हैं कि तुमको जो है अमेरिका और भारत के साथ कोई संबंध नहीं रखना है, ये ऐसा चिताया जा रहा है। लेकिन चीनी पक्ष में ने नेपाल के वन चाइना नीति पर दृढ़ता से खड़े रहने को कहा। अब देखिए नेपाल की सबसे बड़ी गलती, नेपाल को इतना सुनना क्यों पड़ रहा है? उसको सुनना इस वजह से भी पड़ रहा है क्योंकि
वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी को नेपाल ने मान्यता दी हुई है। वन चाइना पॉलिसी क्या है? इसमें जो ताइवान है उसको पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा माना गया है। इसके साथ साथ तिब्बत को लेकर जो भी कोई गतिविधि, यानी कि चीन के विरुद्ध जो भी गतिविधि हो रही है उस पर भी नियंत्रित करने को कहा गया है। कि भाई वन चाइना पॉलिसी पर नेपाल को कहा गया कि तुम्हें दृढ़ रहना है, तिब्बत भी हमारा भाग है, ताइवान भी हमारा भाग है, यही तुमको बोलना है। इसके अलावा अगर कुछ और बोल दिए तो बस उड़ा दिए जाओगे। तो ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चीनी पक्ष ने नेपाल के वन चाइना पॉलिसी पर दृढ़ता से बने रहने के लिए कहा है। उसको अपनी जमीन का इस्तेमाल चीन के विरुद्ध अगर वो करता है तो उसको दिक्कत हो सकती है, इस बात को भी कहते हुए चेताया गया है। वहीं अगर हम कहें तो चीन की ये जो ताजा नजरिया है ये क्यों आया? चीन काहे नेपाल पर इतना दबाव बना रहा है? क्यों नेपाल पर इतना दबाव बना रहा है? अगर हम इसकी बात करें तो विश्व की जो महाशक्तियां हैं उनके द्वारा नेपाल में दिखाई जा रही दिलचस्पी को लेकर चीन की लगातार बनी हुई चिंता को यह दर्शा रहा है। महाशक्तियां, अब यहां देखिए, चीन की जो ताजा नजरिया है असल में विश्व की महाशक्तियों द्वारा, अब यहां पर महाशक्ति यानी कि अमेरिका और भारत को भी महाशक्ति के रूप में दर्शाया जा रहा है, द्वारा जो नेपाल में दिलचस्पी दिखाई जा रही है उसको लेकर चीन लगातार चिंता में डूबा हुआ है। इस चिंता की एक वजह यह भी है कि वर्ष 2020 के अंत में अमेरिका ने तिब्बत को समर्थन देने वाला एक महत्वपूर्ण कानून भी पास किया था। अमेरिका के कांग्रेस ने, संसद ने तिब्बत को समर्थन दिया कि भाई तिब्बत जो है वो एक नेशन है, एक अलग नेशन है, ऐसा समर्थन दिया अमेरिका ने। अब इसको लेकर चाइना तो छाती पीटेगा ही, चिल्लाएगा ही, अपना फ्रस्ट्रेशन तो कहीं निकालेगा। तो अपना जो फ्रस्ट्रेशन निकालेगा वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेगा? तो फ्रस्ट्रेशन निकालेगा जो छोटे मोटा देश सब है, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया। भूटान का जाके डोकलाम प्लेटुए कब्जा लेगा। कभी नेपाल दबाव बनाएगा कि अगर तुम ऐसा नहीं किए तो तुम्हारा सब बेड़ा गर्क कर देंगे। ऐसे ही श्रीलंका पर बनाएगा। श्रीलंका पर कैसे बनाएगा कि भाई पैसा दो हमारा जितना लिए हो जल्दी से, है ना। उनको परेशान करना शुरू करेगा। जिनका रिश्ता भारत के साथ कुछ बना हुआ है, कुछ जुड़ा हुआ है, उनको परेशान करना शुरू करेगा, फ्रस्ट्रेशन निकालेगा अपना। क्या है कि भारत से तो सीधा मुंह बात सीधा कर नहीं सकता है। अब 1962 वाला भारत थोड़ा ही है। हमारे पास अग्नि है ना, हमारे पास अग्नि है, बहुत कुछ है अभी हमारे पास। इसी तरह से अगर हम देखें तो क्यों यहाँ पर बात उठती है कि क्यों चीन की ओर नेपाल का झुकाव है। जो चीन की ओर नेपाल का झुकाव है वो हमें आज क्यों देखने को मिलता है, इस चीज पर भी हमें थोड़ा सा चर्चा कर लेना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा जो झुकाव है उसका कारण है बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर डिस्प्यूट यानी कि सीमा विवाद। सीमा विवाद किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच में। अब चाइना को तो मौका चाहिए ना, दो भाई लड़ रहे हैं और कोई तीसरा आदमी आके मजा तो लेगा ही, लाभ तो उठाएगा ही। तो यहां पर यही हो रहा है कि उत्तराखंड वाले क्षेत्र में एक सीमा विवाद है। इस सीमा विवाद को कहा जाता है काला पानी विवाद, काला पानी डिस्प्यूट। अब ये काला पानी डिस्प्यूट मतलब काला पानी की सजा नहीं समझ लेना है, ठीक है। यहाँ ये इंडिया है, ये वाला पोर्शन इतना ये समझ लेना है जो डिस्प्यूट है, और इधर ये नेपाल वाला पोर्शन है। नेपाल कहता है कि नेपाल की जो बॉर्डर है, जो नदी है, एक नदी आती है काली नदी। ये काली नदी है। ये काली नदी उत्तर प्रदेश में जाकर शारदा नदी के नाम से जानी जाती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और शारदा नदी आगे जाकर घाघरा नदी में मिल जाती है, और घाघरा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदियां हैं। अब इन चीजों को हम आगे देखते हैं तो क्या पाते हैं कि इस बॉर्डर का डिस्प्यूट, इस नदी का जो काली नदी है, इसको बॉर्डर के रूप में, इस काली नदी को बॉर्डर के रूप में जो बनाया गया था वो 1816 में बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा और जो नेपाल के राजा थे उनके द्वारा। जो ये बॉर्डर बनाया गया है, इस बॉर्डर
का डिमार्केशन किया गया किसके द्वारा? नदी के द्वारा, काली नदी के द्वारा। लेकिन ये नहीं क्लियर किया गया कि जो इसकी एक धारा लिम्पियाधुरा पास से निकलती है वो रहेगा या जो लिपू लेक से आती है वो रहेगा। तो यहां पर इसी जमीन को लेकर विवाद है, जिसको काला पानी विवाद कहा जाता है। तो इस विवाद का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं चाइना जो है वो धीरे धीरे करके भारत को नेपाल से अलग करने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर हमें यही चीज देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो अभी हाल फिलहाल में एक एयरपोर्ट बना जिसे कहा जाता है पोखरा एयरपोर्ट, पोखरा हवाई अड्डा। तो जो पोखरा हवाई अड्डा है या एयरपोर्ट है ये नेपाल में बनाया गया। और ये जो नेपाल में बनाया गया वो किसने बनवाया, किसकी मदद से बना, किसके पैसे से बना? चाइना के पैसे से बना। लेकिन जब इसका उद्घाटन हुआ और जो पहला प्लेन इस पर उतारा गया इसके रनवे पर, तो वो क्षतिग्रस्त हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इतना मनहूस है, देखो पैसा कितना मनहूस है चाइना का, है ना। जिसमें लगा वहां पहले एक्सीडेंटे हो गया। तो ये जो पोखरा एयरपोर्ट है इसमें लगाया गया है पैसा किसका? चाइना का। अब नेपाल के ऊपर ये दबाव चाइना ये डाल रहा है कि जो अगला साल है, नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर से आपको क्या करना है कि भाई जो पोखरा एयरपोर्ट है उसमें जो पैसा लगाए हैं वो अगले साल से रिटर्न करना शुरू कर देना है, प्लस इंटरेस्ट ब्याज के साथ जो है तुमको वापस कर देना है, ऐसा कहा है। किसने? ये अभी चाइना ने इस चीज को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगले साल से पोखरा एयरपोर्ट में जो पैसा लगा है वो ब्याज के साथ लौटाना। अब देखिए पुरानी रणनीति पर चल रहा है। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि विश्व के इतने बड़े बड़े जो देश हैं उनके पास दिमाग नहीं है का? अरे हमारे जैसा यूपीएससी कोई एग्जाम करवा लीजिए भारत जैसा, और बढ़िया दिमाग वाले लोगों को रख लीजिए, है ना, जो बढ़िया तुम्हें अच्छा सलाह दे सकें। ये सोचने वाली बात है कि चीन हर जगह जहां पैसा लगा रहा है, चीन का जहां इन्वॉल्वमेंट है, वो देश बैंकक्रप्ट होता चला जा रहा है। यानी कि ऋण के तले इतना डूब जाता है कि वहां महंगाई चरम स्तर पर पहुंच जाती है। और ये बात सत्य है, नेपाल में भी महंगाई, इन्फ्लेशन रेट लगातार बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण वहाँ की सरकार पर पड़ने वाला दबाव है, जो चीन को वापस पैसा देना है। और सरकार के पास पैसा कहाँ से? टैक्स से आएगा। जब सरकार टैक्स को इंक्रीज करती है, टैक्स बढ़ाएगी, तो क्या होगा? वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे। और जब वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हमें दिखाई देगा, जो हम भारत में भी स्पेशली बताते हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे तो वस्तुओं के जब मूल्य बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन का एक हिस्सा महंगाई होता ही है, तो वो भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ और पाकिस्तान में, यानी नेपाल और पाकिस्तान में कुछ अंतर ज़्यादा नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पोखरा एयरपोर्ट है। इसके अलावा पोखरा से लुम्बिनी तक, अब देखिए लुम्बिनी से भी हमारा रिश्ता कितना अच्छा जुड़ा हुआ है नेपाल के साथ। लुम्बिनी जो कि गौतम बुद्धा की जन्म स्थली रही, ठीक है, वहां हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो अभी पोखरा से रेलवे बनाया जाएगा, रेलवे लाइन बिछाई जाएगी पोखरा से कहां तक? लुम्बिनी तक। और ये भी कौन खर्च कर रहा है इस पर? चाइना खर्च कर रहा है। नेपाल को अभी अकल नहीं आई है। जब चाइना लगातार उस पर ये चीज पर दबाव बनाता रहेगा तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज देखने को मिलेगी कि दिक्कत आएगी ही आएगी। तो इसी के साथ ही आगे देखते हैं कि भाई चाइना के साथ भी हमारे कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उसको एक बार रिवाइज करते हुए चलते हैं, चीज़ों को बताते हुए चलते हैं। लेकिन फिलहाल आशा करता हूं कि यहाँ तक का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों के काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। चाइना के साथ जो हमारा एक बॉर्डर डिस्प्यूट है वो यहाँ लद्दाख क्षेत्र में है, जिसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, जो कि 1962 के युद्ध में ये कहीं ना कहीं हमसे हड़पा गया, हमसे लूटा गया, क्योंकि चाइना की ये नीति रही है लूटने की, उसके अलावा उसे कुछ नहीं आता है। और फिलहाल जो चाइना के साथ लगने वाला बॉर्डर है, हमने इसको 3 सेक्टर में बांटा हुआ है। एक वेस्टर्न सेक्टर होता है जो कि 1570 किलोमीटर के आसपास का है, और इसी तरीके से एक सेंट्रल सेक्टर है। सेंट्रल सेक्टर जो हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड का जो बॉर्डर है यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी कुछ डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरियाज हैं भारत के साथ, किसके? चाइना के। ये 545 किलोमीटर का है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें ईस्टर्न
सेक्टर का। तो इसमें सिक्किम के साथ बॉर्डर लगता है और अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर लगता है। अरुणाचल प्रदेश के साथ लगने वाला जो बॉर्डर है इसे मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ ये जो बॉर्डर एरिया है ये लगभग 1325 किलोमीटर का है। इसमें भूटान के बॉर्डर को हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो 1325 किलोमीटर का ये बॉर्डर है जो है ईस्टर्न सेक्टर में। तो ईस्टर्न सेक्टर, सेंटर सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर में हमने चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर्स को डिवाइड किया हुआ है। और यहाँ इनफैक्ट जो ये पूरा क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश का, इस में जो मैकमोहन लाइन है, इस मैकमोहन लाइन को चाइना मानता ही नहीं है। वो कहता है कि ये पूरा क्षेत्र ही अरुणाचल प्रदेश ही हमारा है। तो ये भी जो है अपने आप में डिस्प्यूटेड क्षेत्र है। अक्साई चीन को लेकर भी यहाँ पे हमारा विवाद लगातार बना रहता है और हाल फिलहाल में ये देखा भी गया था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ चाइना के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट बना हुआ है। जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं वो आपने देखे ही लिए। यहाँ पाकिस्तान के साथ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कुछ नई बात नहीं है, इसको लेकर आप बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपको ये पता चल गया होगा इस न्यूज़ में कि कैसे नेपाल के ऊपर चीन ने दबाव बनाया हुआ है कि भारत के साथ अपने आप को अलग करे, अमेरिका के साथ से अलग करे, क्योंकि इन्होंने तिब्बत को एक नेशन के रूप में कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा भारत की इन्वॉल्वमेंट अगर नेपाल में रहेगी तो चाइना उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, ये चाइना भी अच्छे से जानता है। और इस चीज़ को देखते हुए आप क्या जानते हैं, आप क्या समझते हैं इस वीडियो के बाद? चाइना की अगली रणनीति क्या हो सकती है? भारत का इस पर क्या नया विकल्प हो सकता है? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही आप लोगों के लिए एक बार फिर से वही सूचना है कि भाई गुरुकुल बैच 2.0 शुरू हो चुका है, जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और शुरू होगा इसका बैच जो प्रॉपर शुरू होगा वो कब से होगा? 3 जुलाई से शुरू होगा। और 100 छात्रों के लिए पहले आओ पहले पाओ के कंसेप्ट के साथ है। नंबर शो हो रहे हैं आपको नीचे स्क्रीन पर, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए सेशन में अगले दिन, एक बार फिर से कुछ नए टॉपिक्स को लेकर, ऐसे टॉपिक्स को जो आपकी नॉलेज को लगातार बढ़ाता है और हमारे इस तरीके के नॉलेज को, ज्ञान को बढ़ाता है जिससे हम अपनी परीक्षाओं को पास कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। जय हिंद।